नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज अग्निवीरों की बात करेंगे, अग्निपथ की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सरकार और पार्टी दो चीज़ें होती हैं। पार्टी अपना उद्देश्य बताती है, पार्टी कहती है मेरी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है। जैसे भाजपा ने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से भाजपा के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब ने अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में बहुत स्पष्ट राय पार्टी की बता दी। अब उसको सरकार कितने दिनों में मानती है, कब लागू करती है, देखने वाली बात होगी। तो पहले आप जरा कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुन लीजिए। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने, एक रिटायर्ड 35 साल, क्योंकि अब अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को ऐसा मान रहे हैं जिसको वरुण गांधी जी ने ऑब्जेक्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी हैं। कल के दिन हो सकता है कि ऑल पार्टी मीटिंग ये बुला लें कि भाई सारी पार्टियों को एक कोटा फिक्स कर दिया जाए कि केवल भाजपा में नहीं, सारी पार्टियों को अपने सिक्योरिटी गार्ड और इस तरह के जो ग्रुप डी के वो हैं वो सब अग्निवीरों को रखना होगा। खैर, अब मैं आ रहा हूँ कि कल सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लोग उपस्थित थे। लेकिन मुख्य ब्रीफिंग कह लीजिए या जो मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको डिफेंस के एडिशनल सेक्रेटरी जो सेना के जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साहब ने उसको एड्रेस किया। उन्होंने खूब डिटेल में इस स्कीम के बारे में बताया। फिर एयरफोर्स वाले और नेवी वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे, झा जी और त्रिपाठी साहब, इन लोगों ने अपनी अपनी बात कि कब से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, डिटेल्स तो स्कीम के डिटेल्स यही बता रहे थे। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आज तक क्या होता था कि जो फैक्चुअल पार्ट है, इस दिन से भर्ती खुलेगी, इस दिन से बंद होगी, एज लिमिट ये होगी, क्वालिफिकेशन ये होगी, ये जो फैक्चुअल पार्ट है वो आर्मी करती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी कि व्हेन, वेयर, एलिजिबिलिटी इत्यादि इत्यादि। क्योंकि इसमें अब एक बहस और चल रही है देश में, और वो पिछले कल से आई है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी, और सुबोधकांत सहाय जो पुराने मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, उनका कहना है कि आर्मी रूल्स के हिसाब से इस तरह की प्रेस वार्ता या जहाँ पे एक स्कीम को डिफेंड करने की बात हो वो नहीं किया जा सकता। आर्मी रूल, ये उनका विचार है। खैर, मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार जब आर्मी जस्टिफाई कर रही है इस पूरी स्कीम को। वाई? कोई भी स्कीम हो, आर्मी का काम नहीं है जस्टिफाई करना। बोफोर्स में लेन देन हुआ, क्या नहीं हुआ, आर्मी से नहीं मतलब था। वो राजीव गांधी और वीपी सिंह और इनके ऊपर ये नहीं कहा गया था। यहाँ पे पहली बार आर्मी वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि ये स्कीम क्यों अच्छी है, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, लोगों के मन में क्या क्या है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ये काम, देखिए, दो चीज़ें हैं। ये काम सरकार का है, ये काम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो मंत्री जी लोग हैं, ये उनका है। सेना को इससे बाहर रहना चाहिए, ये सेना का काम नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, सेना और सिविलियन का, मैं एक जनरल बात आपसे कह रहा हूँ, और सेना वालों से आप पूछ लीजिएगा, आपके घर में भी जो काम करते हो, सेना और सिविलियन का जहाँ पे भी इंटरफेस होता है, चाहे वो सप्लाईज हो, चाहे वो ठेकेदारी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रे एरिया आ जाती है। नहीं तो जो हमारी सेना है ना, वो उसके लिए सिर्फ ब्लैक और वाइट है, उसके लिए दोस्त या दुश्मन है। लेकिन जहाँ पे जब कुछ सप्लाई चलने लगता है, कैंटीन के सप्लायर और जो जहाँ पे भी ठेकेदारी, वहाँ पे जब सिविलियन से इंटरफेस होता है तो वहाँ पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। अब इस बात को अगर राजनाथ सिंह जी डिफेंड करते, बहुत अच्छी बात थी। आइडियली प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए था, क्योंकि देश के बच्चे इस समय युवा वो हैं। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम हर वर्ष देंगे। ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं और जो भी आंदोलन हो रहा है, ये कोई आपसे गुस्से होकर नहीं हो रहा है, बेबसी और लाचारी में हो रहा है। नौकरियां हैं नहीं। आप
जो आपने एक 10 लाख नौकरियों का झुंझुना पकड़ाया है कि अगले 1.5 साल में 18 महीने वो करेंगे, वो तो रिक्त स्थान पूरे करेंगे, नई नौकरी आप दे नहीं रहे। तो प्राइम मिनिस्टर बोलते तो अच्छा था, होम मिनिस्टर बोलते तो अच्छा था। और शुरू में अगर ये जब स्कीम अनाउंस की सरकार ने, तो शुरू में हुआ भी ये था, चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे, होम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम इतने परसेंट अपने यहाँ रखेंगे, हम इतना रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेता हैं, जो ये कुर्ता पजामा वर्दी पहनने वाले जो लोग हैं, जो कुर्ते पजामे की वर्दी पहनते हैं, उनको ये पता है कि कुर्ते पजामे के ऊपर इस देश के लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। तो शायद इसीलिए उन्होंने उन्होंने उस फौज की वर्दी को सामने लाके अपनी जो भी इसमें अच्छी है बुरी है, जो भी इसकी कमी है, उसको एक तरह से उस पर जो डिबेट चल रही है या जो एजिटेशन चल रहा है, उसको बंद करने की एक कोशिश की है। देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरी साहब जो हैं, उन्होंने एक और बहुत खराब बात कही है, जो मेरे हिसाब से विच इज ही इज नॉट सपोज टू से दैट। अच्छा, अब वो करें क्या? वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो खुद ही कहें कि 59 साल के हैं, अगर कुछ इधर उधर करेंगे तो आजकल तो पेंशन भी बंद कर दी जाती है। अब जरा उन्होंने क्या कहा है, स्टेटमेंट ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज निकला है। उन्होंने कहा है, लेफ्टिनेंट जनरल अमित पुरी ब्लेम्ड इनमिकल एलिमेंट्स एंड कोचिंग सेंटर्स। इनमिकल को जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो इसका मतलब विरोधी तत्व। आर्मी का कौन विरोधी हो सकता है? आर्मी तो पूरे देश की है, आर्मी तो पूरे इंडिया की है, आर्मी कोई बीजेपी की नहीं है। तो ये कहना कि इनमिकल एलिमेंट्स एंड कोचिंग सेंटर्स preparing youth for military requirement for inciting protest against this scheme, ये आपको नहीं लगता है कि ये इनके कौन विरोधी है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल पुरी का कौन विरोधी हो सकता है इस देश में? इस देश का आप ये जो फौज है हमारे सब देशों की है, आपको यहाँ विरोधी और आपको क्या पाकिस्तानी नजर आ रहा है इसमें? तो एक तो मेरे हिसाब से ये जो कोचिंग सेंटर को आपने लाइन से सारे कोचिंग सेंटर के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब काम फौज के लोगों के नहीं है, सरकार की विफलता है। सरकार को वो रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिलवाया जा रहा है वर्दी ये जो सफ़ेद वर्दी वाले नहीं, ये जो फौज की वर्दी पहन के उनसे। तो मेरा ये है कि ये एक खराब ट्रेंड है जो तुरंत वो बंद होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने एक चीज़ और स्पष्ट किया है कि अब सेना में रेगुलर भर्ती नहीं होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा ये रेगुलर भर्ती बंद, अब यही संविदा पे लोग रखे जाएंगे और टेम्पररी अग्निवीर लोग इस देश की सुरक्षा करेंगे। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, उस पर बहुत बात हो चुकी है, मेरा उसमें बहुत फिक्स्ड वो है कि देश की सुरक्षा इत्यादि पे। अच्छा, दूसरी बात भी मैं कहूँ, आज हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल पांडे, वो प्रेस को में इसको डिफेंड करते हुए समझा ये आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलिसी में आपने बना दी, आपने सरकार को भेजी, सरकार से आपने कहा इतने ऐसे है, अब सरकार को ये डिफेंड करना है। दिस इज नॉट यू हु हैज टू डिफेंड दिस। आर्मी को पॉलिटिकल लीडरशिप जैसा कहेगी वैसा काम करना है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अब जाके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लगे तो मेरे ख्याल में मुझे याद आती है मानेक शॉ की वो वाली फेमस मीटिंग, जब इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग में उनको बुलाया। बांग्लादेश में के करीब उस समय तक 20-30-40 लाख शरणार्थी आ चुके थे, देश की हालत ख़राब थी। ये अप्रैल 71 की बात है। उन्होंने कहा आक्रमण करने के लिए, वो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर बोल दूँ। मानेक शॉ ने कहा था कि नहीं, अगर आप अभी आक्रमण करने को कहेंगे तो आई गारंटी यू डिफीट, लेकिन आप फिर भी कहेंगे तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप कहेंगे हम आक्रमण करेंगे। और फिर आज किसी की हिम्मत है मानेक शॉ जैसे ये खड़े होकर कहने की नहीं, दिस इज नॉट माई जॉब, प्लीज आप जाके इस पॉलिसी को डिफेंड करिए, मेरा काम नहीं है। क्योंकि अब अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दो बातें आपके साथ शेयर कर लूं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर केवल बात करें तो उसमें कहा गया है कि 1989 से इस पे विचार किया जा रहा था, ये तो 1989 में पॉलिसी आ गई थी और फिर 33 साल क्यों लगे? राजीव गांधी ने तो हमने सुना है सब खराब ही काम किया था, तो राजीव गांधी के नाम पे फिर राजीव गांधी ने ये काम राजीव गांधी का है, बहुत अच्छा काम किए थे, आपको 33 साल लगे। आपकी सरकार 8 साल से, आपने 8 साल क्यों लगाए? देश की सुरक्षा को खतरे में क्यों डाला? अगर आपको लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए बेटर है, क्योंकि आपने अगले उसमें कहा हमने इसलिए कर रहे हैं, जो बार बार आप एम्फेसिस दे रहे हैं कि देश के जो आर्मी है उसकी एवरेज एज 32 साल हो गई है, उसको हम 25-26 साल करना चाहते हैं। इस वाली स्कीम में आने से, क्योंकि 17.5 से 22 साल के बच्चे आएंगे, तो हमारी एवरेज एज 25-26 साल अगले 7-8 साल में हो जाएगी।
मैं रेडीमेड 2-3 रास्ते आपको बता देता हूं, अगर आप ईमानदारी से, अगर केवल नियत, जैसा आप बार बार लेफ्टिनेंट पुरी कल कह रहे थे, अगर नियत फौज की एज को, एवरेज एज को कम करना अगर आपका इंटेंशन है, तो सबसे पहला काम, आप एक काम ये करिए, ऊपर के जितने कमांडिंग जो कमांडिंग जनरल्स हैं, जो कमांड कर रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी 50 साल के ऊपर वाले सारे फौज वालों को आप रिटायर कर दीजिए। 32 जब आ रहा है ना, एवरेज आ रहा है, तो ऊपर के जब आप वरिष्ठ लोगों को रिटायर कर देंगे तो अपने आप एज कम हो जाएगी, तो उनको रिटायर कर दीजिए, क्या जरूरत है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जोश चाहिए, होश चाहिए, तो थोड़ा होश को कम करिए, जोश को ज्यादा करिए। आप ही का कहना है ना कि जोश को बढ़ाना है, तो होश को थोड़ा वो करिए। उसके कई फायदे भी हैं अगर आप ऊपर वालों को रिटायर कर देते हैं। वो तो लड़ते नहीं हैं, तो लड़ने के लिए जोश चाहिए, जैसा आप बार बार कह रहे हैं, तो जोशीले लोग ज्यादा हो जाएंगे। जो होश वाले लोग हैं, जो इधर उधर ऑफिस में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो कम हो जाएंगे, एज बहुत नीचे आ जाएगी। और एक और बात हो जाएगी, जो पेंशन पर बोझ है ना, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई आज ड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए 80,000 रुपये उसकी बेसिक है, तो जब वो रिटायर होगा तो 90 हो जाएगी, तो 80,000 रुपये पेंशन का वो कैलकुलेट होगा, तो पेंशन पे भी वो कम होगा। क्योंकि अगर नियत पैसा बचाने की है तो अच्छा, दूसरा आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं देश में पैसा नहीं है, पैसा, और कई तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, अमेरिका में इतना, अच्छा वहाँ जीडीपी से लिंक किया जा रहा है। देश की सुरक्षा इंश्योरेंस है, देश की सुरक्षा पैसे से नहीं आंकी जा सकती है। ये हम और आप जब रात में चैन से सोते हैं, हमारी आपकी इंश्योरेंस है, और इस पे भी एक काम किया जा सकता है। अगर पैसा बचाना, सही में पैसा बचाना, जैसे मैंने कहा एज के लिए वो काम कर दीजिए, पैसा बचाने का भी बता रहा हूँ। पैसा बचाने का मैं अपना, जिनसे मैं प्रभावित हूँ, लोहिया जी की पुरानी बात, दाम बांधो क्यों नहीं, पेंशन पे आप क्यों नहीं कैप लगा देते हैं, कह दीजिए भाई जो हिंदुस्तान की जीडीपी है उसके 10 टाइम्स, जीडीपी अगर आज 1 लाख है तो 10 लाख से ज्यादा किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। कानून ले आइए भाई, आप तो सरकार है, आप तो कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ले आइए कानून, कहिए कि जीडीपी से लिंक करिए पेंशन के। एक हिंदुस्तान के 2-4% लोगों को आप ये क्यों सुविधा दे रहे हैं। एक और चीज, जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता दूं, आईएएस में हर अब स्टेट में हो गया है, एक चीफ सेक्रेटरी होता था पहले, उसकी एक पे स्केल दूसरी होती थी, बाकी लोग सेक्रेटरी होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब क्या हो गया है, अब जितने लोग हैं सब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर दिए जाते हैं, पे बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ाई जा रही है, क्यों? आप एक सिर्फ चीफ सेक्रेटरी रहेगा, बाकी सब सेक्रेटरी रहेंगे, पेंशन पे भी असर कम पड़ेगा। और आप जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हैं, ये जो नौकर चाकर, बहुत सी सेवाएं हिंदुस्तान की ऐसी हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद जीवन भर नौकर दिया जाता है। क्यों? पेंशन लो मोटी मोटी और नौकर भी लो, बाकी सुख सुविधाएं भी लो। खत्म करिए, फ्री मेडिकल खत्म करिए। आप जब देश के ऊपर जान देने के लिए, आप कल लेफ्टिनेंट पुरी कह रहे थे कि अगर कोई मर गया तो उसको 1 करोड़ रुपए की हम उसकी इंश्योरेंस कर रहे हैं, अगर मर गया तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो अपने देश के में जान देने का, जिसके ड्यूटी में जान देना की एक संभावना भी है, तो ये भाई साहब लोग जो हैं, जो फ्री मेडिकल जीवन भर लेते हैं, मेडिकल बंद करिए भाई। हम भी तो इंश्योरेंस, अपना इंश्योरेंस का आप इतनी जब वो दे रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं, इंश्योरेंस खरीदें मार्केट से और जाके इलाज कराएं। तो अगर आपकी नीयत यह है कि इसको कम किया जाए तो, क्योंकि देखिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आज फिर पेपर में आया कि राजनाथ सिंह साहब ने शनिवार को भी बात की, रविवार को भी, तीनों सेनाध्यक्षों से बात की उन प्रोटेस्ट को लेके। सेनाध्यक्ष क्या करेगा इस प्रोटेस्ट को लेके? भाई ये तो आपका पॉलिटिकल वो है, इसको पॉलिटिकल लेवल पे हैंडल करना है। क्योंकि ये जो अभी जो समस्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम की, डिफेंस की कहाँ है? दूसरा एक चीज जो मुझे लगता है कि कम से कम सेना से झूठ मत बुलवाइए। सेना को अभी भी पाक साफ मानते हैं। द ओनली इंस्टीट्यूशंस वेयर एनी इंडियन हैज फुल फेथ, पूरा जिसके ऊपर हम सब लोगों का पूरा विश्वास है, वो सेना है। उससे झूठ मत बुलवाइए। आपने कल कहा ना कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और इन सब में PSUs में 10% का वो होगा आरक्षण। उसमें इंडियन एक्सप्रेस की आज एक रिपोर्ट छपी है, मैं उसको लगा दे रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा गूगल करके। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, उसमें लिखा है कि जो सरकार है उसमें प्रेजेंट में 10% ग्रुप C और 20% ग्रुप डी सबसे नीचे की होती है, मीनियल जॉब्स, 20% ग्रुप डी, 10% ग्रुप सी में एक्स सर्विसमैन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोटा है, आरक्षित हैं। एक्चुअल स्थिति क्या है? ग्रुप डी में 2.66% अगेंस्ट 20% और ग्रुप सी में
1.29% अगेंस्ट 10%। आप उनको तो अभी तक नौकरी दे नहीं रहे हैं। ये डेटा सरकारी डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, 34 डिपार्टमेंट आउट ऑफ 77 में है। इसमें मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। आपने बताया कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब में, उसमें 10% है अप टू असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर। एक्चुअल पोजीशन समझ लीजिए, ग्रुप सी 0.47, 10% की जगह 0.47 है, बाकी लोगों को नई नौकरी दी गई है। ग्रुप बी 0.87, ग्रुप ए 2.20%। और आप बात कर रहे हैं किसको, क्यों झूठ बुलवा रहे हैं, क्यों एक डेटा दे के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सेंट्रल पीएसयूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहां पे कोटा है ग्रुप डी का 24.5%, ग्रुप डी में एक्स सर्विसमैन आएंगे, ग्रुप सी में 14.5%। एक्चुअल स्थिति ग्रुप डी में 0.3% और ग्रुप सी में 1.15%। ये डेटा 170 सी जो सेंट्रल पीएसयूज हैं उसमें से 94 का है, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से। और टोटल एक्स सर्विसमैन एज ऑन 30 जून 2021 करीब 26,39,000 लोग थे। आप उनको जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो इतना करके उनको नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, किसको, क्यों झूठ, क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से बनाइए बेवकूफ़, करिए, लेकिन ये नेता से करवाइए। मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन ये है, इसकी अच्छी है बुरी है जो भी है, ये काम नेता का है, ये काम लीडर का है, ये काम मंत्री का है, ये काम सेना का नहीं है, क्योंकि सेना इन सबसे ऊपर है। सेना इज द लास्ट इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री जिस पे हम सब लोगों का पूरा विश्वास है। उसको प्लीज़, उसके ऊपर इस तरह की बातें मत कराइए, उसके मुंह से इस तरह के की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मत करवाइए। आप आइए, सामने लड़िए, आपको जो देखना आप हैंडल करिए। सेना ने तो इस देश को यहाँ तक नहीं पहुँचाया। सेना ने तो ये स्थिति नहीं की कि आज आप सेना की सैलरी देने में आपको दिक्कत हो रही है। ये तो सेना का काम नहीं था, ये तो लीडरशिप का काम था। तो फेस करिए। थैंक यू।